नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आप जुड़े हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल से। तो आज के सेशन में देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं और कैसे उसको हल करना है। ध्यान रहे, आपके एग्ज़ाम में इंडेक्स या रिपोर्ट कह सकते हैं, उससे क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे गए हैं, संख्या अधिक है ऐसे कह सकते हैं। तो देख लीजिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो अब इसका मतलब समझ लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। जीवन प्रत्याशा जन्म के समय निर्धारित होती है, यानी कि जन्म के समय देखा जाता है जीवन प्रत्याशा कितनी है। और एक बच्चा जन्म ले रहा है तो कैसे ये डिसाइड हो गया कि उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी होगी? यह इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चा कुपोषित है या सुपोषित है। अगर बच्चा सुपोषित नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि उसकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो न्यूट्रिशंस आवश्यकताएं पूरी हुई हैं या नहीं। आसान भाषा में कहें तो पोषण पर्याप्त मात्रा में उसे मिला है या नहीं मिला है। तो बच्चा तो अभी पैदा हुआ है और उसे कहाँ से मिल गया है? माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ के भोजन से ही बच्चे को भोजन मिलता है। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वाभाविक सी बात है, गर्भावस्था के दौरान माँ को जितना अच्छा भोजन मिला है, जितना अच्छा पोषण मिला है, उसी से डिसाइड होता है कि बच्चा कितना पोषण युक्त होगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ बच्चे के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा इसी से निर्धारित होगी। अब ये कह रहा है कि 1990 में जो जीवन प्रत्याशा भारत में भी थी 58.6 वर्ष थी। 2023 में पूछा गया है, तो 2023 में आप देखेंगे तो वर्ष 1990 से 23 तक के बीच में लगभग 14 वर्ष की वृद्धि हुई है, 14 वर्ष। और वर्तमान समय में 72, तो 72 दशमलव कुछ वर्ष है। अब बात ये आती है कि जो एसडीआई है उसकी शुरुआत कब हुई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत 1990 में हुई। दो व्यक्ति हैं, एक अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के एक जो अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इनका नाम लिया जाता है। प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रकाशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है और उसी में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसी के द्वारा एसडीआई का प्रकाशन किया जाता है। अब बात है कि एसडीआई की विशेषता क्या है। तो एसडीआई की बिना विशेषता को समझे आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, और ये महत्वपूर्ण है। कई बार सेंटेंस में आपसे पूछ सकता है, यानी कि कथन के रूप में, कि एचडीआई की विशेषता क्या है। पहली विशेषता बताइए, अगर जीडीपी आप देखेंगे या राष्ट्रीय आय के आधार पर देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम ही निकल पाएगा, यानी कि केवल इनकम की बात कर रहे हैं। तो इसमें मानव विकास की जीडीपी से अधिक व्यापक माप एचडीआई है, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों को इसमें शामिल किया गया है, केवल आय को शामिल नहीं किया गया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय को शामिल किया गया है। बताइए, और जब एसडीआई में हमारी रैंकिंग बेहतर होगी तो देशों के मुकाबले हम तुलना कर पाएंगे, यानी कि दूसरे देशों से तुलना कर पाएंगे कि हम एसडीआई में कहाँ पर हैं, इंडेक्स में कहाँ पर हैं। और इंडेक्स का मतलब होता है परिवर्तन, या कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिवर्तन हो सकता है। एसडीआई इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब ही है परिवर्तन, और परिवर्तन या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अब बताइए, जब ये चीज़ें होंगी तो हम क्या देख पाएंगे कि मानव केंद्रित नीति निर्माण हमने किया है या नहीं किया है। अगर लग रहा है कि एसडीआई में हमारी रैंकिंग कम है, यानी कि हमें मानव केंद्रित नीति निर्माण की आवश्यकता है, साथ ही साथ मानव केंद्रित विकास को ये प्रोत्साहित करता है, उसका प्रावधान करता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। सही आंसर आपका ए है। अच्छा, आगे बढ़िए। इससे संबंधित इंडेक्स देख लीजिए, डायमेंशन देख लीजिए। इसका मापन कैसे किया जाता है? इसके लिए 3 डायमेंशन हैं: लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये इसके डायमेंशन है। डायमेंशन के साथ साथ इंडिकेटर्स भी हैं, और इंडिकेटर इतने सारे हैं, और इस इंडिकेटर के साथ साथ डायमेंशन इंडेक्स भी प्रकाशित किया जाता है, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कहा जाता है। और नॉलेज को मापने के लिए एजुकेशन इंडेक्स है। साथ ही ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीएनआई इंडेक्स इसके लिए प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में किया गया था और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत किया गया था। मुख्यालय आपसे पूछे तो न्यूयॉर्क में है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन करना, मानव विकास के साथ साथ सुशासन, पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि के क्षेत्र में। इसी के साथ इसी के तहत एक संकेतक भी प्रकाशित किया जाता है जिसका नाम है कैपेबिलिटी पावर्टी मेजर, ठीक है, यानी कि क्षमता गरीबी माप। अब क्षमता गरीबी माप के साथ साथ बताइए ये किस आधार पर मापता है, या गरीबी मापने के बजाय जो क्षमता गरीबी माप है केवल ये गरीबी का माप नहीं कर रहा है, तो किसका माप कर रहा है? ये देखने की कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी पा रहा है या नहीं। यह ये भी देखने का प्रयास करता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, या ये भी समझने की कोशिश करता है, देखने का प्रयास करता है कि कोई व्यक्ति शिक्षित है या नहीं। और जब इन सभी को देखने का प्रयास कर रहा है तो आपसे घटक पूछा जा सकता है कि इसके घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके 3 घटक हैं जो महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर आप इसका आंसर भी निकाल पाएंगे। पहला घटक है कुपोषित बच्चों का प्रतिशत कितना है। दूसरा है कि जो सुशिक्षित प्रसव है या प्रजनन, ठीक है, प्रजनन ये हो पा रहा है या नहीं। इसके अलावा महिला साक्षरता की भी बात करता है। तो 3 घटकों के बारे में चर्चा कर लिया। अब इसमें देख लीजिए वो तीनों घटक आ रहे हैं कि नहीं। तो पहला देखिए, सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषित को शामिल किया गया है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर ये देखा जाता है कुपोषित बच्चों का प्रतिशत, तो वो इसका डायमेंशन है, तो ये वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, और मैंने आपसे क्या कहा, महिला साक्षरता, तो ये भी आपका सही है। यानी अब एक बचता है इंडिकेटर, और यहाँ पर 2 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए यह एकल निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, बिल्कुल गलत है। और चौथा क्या कह रहा है, इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुँच की कमी शामिल है। तो मैंने आपसे कहा कि स्वस्थ जीवन उसके साथ साथ शिक्षित है या नहीं है, और उसके अलावा फिर मैंने ये कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले पा रहा है या नहीं, तो ये इसमें शामिल नहीं है, यानी कि ये गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हुआ, ए, यानी कि 1 और 2 आपका सही है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा नंबरिंग की दिक्कत हो सकती है फिलहाल। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ये पूरी तरह से करंट का प्रश्न है। आज से कैसे कोरिलेट करके, चूँकि हम इसको स्किप करने वाले हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। अभी बॉटल नेक इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, भू राजनीतिक गतिविधियों के कारण भारत में तेल की सप्लाई बाधित हुई है, और तेल की सप्लाई बाधित होने की वजह से भारत में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इसके साथ साथ हमें अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पे करना पड़ा है, यानी कि हमारा आयात मूल्य बढ़ा है, डॉलर की डिमांड बढ़ी है, और इसके परिणाम स्वरूप डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर था। और चूँकि ऑल टाइम लो पर था तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई है, और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार न्यूज़ में रहा है कि इतने दिन के बराबर हो गया, यानी कि इतने दिन के आयात के बराबर है। तो आपसे वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है विदेशी मुद्रा भंडार के आय के स्रोत कौन कौन से हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी कैसे, जब हम दूसरे देशों को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करेंगे। निर्यात के साथ साथ अगर हमारे देश में कोई पर्यटन के लिए आता है, मेडिकल टूरिज्म के लिए आता है, इत्यादि इत्यादि अगर आता है, तो वो आएगा यहाँ पर डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेगा, यानी कि हमारा अकाउंट क्रेडिट होगा। और हमारा अकाउंट क्रेडिट होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास विदेशी मुद्रा, अगर कोई भारत का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के सेवा दे रहा है, वहाँ से रेमिटेंस भेज रहा है, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। तो ये प्रश्न चूँकि करेंट का है, ये अब वर्तमान समय को देखें, ये अप्रासंगिक हो गया है, इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आप पूछेंगे कि कौन सा सही है, तो उस समय के हिसाब से है, आपके लिए ये काम का नहीं है। आज के हिसाब से देखेंगे, जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा विदेशी मुद्रा भंडार आपसे पूछा जाएगा, लेकिन करंट का नहीं पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा कि 2025 में कितना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो ये शीर्ष प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है, तो बासमती चावल उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब इसी से संबंधित मिलता जुलता एक और प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? 2023 में वैश्विक चावल के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो किस देश के साथ हिस्सेदारी थी? तो यहाँ पर कहा गया किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो आयरलैंड की थी। वर्तमान समय में भारत अगर 2025 के आंकड़ों की बात करें तो बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, 40% निर्यात करता है, 40%। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत कौन कौन से शीर्ष 10 वस्तुओं का निर्यात करता है? 5 वस्तुओं के बारे में पूछ ले, वही महत्वपूर्ण है। तो 5 वस्तुएं पूछा जा सकता है। तो पहले स्थान पर आता है इंजीनियरिंग वस्तुएं, फिर पेट्रोलियम उत्पाद। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल तो हम दूसरे देश से मंगाते हैं, फिर हम पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात कैसे करते हैं? निर्यात ऐसे करते हैं कि हम कच्चा तेल मंगाते हैं और हमारे देश में चूँकि रिफाइनरी सस्ती हैं, हम उसको रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन करने के बाद उसके अलग अलग छोटे छोटे उप उत्पाद होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रिफ़ाइन किया, फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और उसके साथ साथ लुब्रिकेंट आप ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रीस और पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन आप इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के उप उत्पाद होते हैं। इन उप उत्पादों को हम दूसरे देशों को निर्यात कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है पेट्रोलियम उत्पाद। और बताइए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं, फार्मास्यूटिकल कह सकते हैं या औषधि कह सकते हैं, रत्न आभूषण का निर्यात करते हैं। तो ये सभी हमारे 5 ऐसे क्षेत्र हैं या वस्तुएं हैं जिनका हम निर्यात करते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे, ठीक है, मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रस्तुत किए जाते थे? अब यहाँ पर देखिए, किसान ऋण पोर्टल, अब स्वाभाविक सी बात है किसान ऋण पोर्टल की बात किया जा रहा है, तो किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत 2023 में किया गया और इसके शुरुआत का उद्देश्य यही था कि कृषि ऋण वितरण को डिजिटल किया जाए और डिजिटल बनाने के साथ साथ ब्याज अनुदान ब्याज अनुदान है उसको पारदर्शी बनाया जाए और बैंकों के जो दावे हैं उन बैंकों के दावे का निपटान किया जाए। ठीक है, उससे पहले की व्यवस्था की बात करें तो उससे पहले 2 संस्थाएं, हमारे देश का केंद्रीय बैंक और नाबार्ड भी इसमें शामिल है, केंद्रीय बैंक भी शामिल है, इसलिए आपका सही आंसर है बी। अब नाबार्ड के बारे में शिवरमण समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई। अब महत्वपूर्ण बात है कि ये डेवलपमेंट बैंक में आता है। डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आवास के क्षेत्र में आवास विकास के लिए, अगर निर्यात के लिए एक्जिम बैंक, इसी तरह से आप देखेंगे तो नाबार्ड के नाम में ही छिपा हुआ है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म में ही इसकी सारी डेफिनेशन छिपी हुई है। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए ये वित्तीयन का काम करता है, ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है, लेकिन यह डायरेक्ट किसानों को ऋण नहीं देता, बल्कि जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको, जैसे बैंकों को, ग्रामीण क्षेत्र या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि बैंकों को ये ऋण प्रदान करता है, वहाँ से ग्राहकों को ऋण दिया जाता है, न कि इसके द्वारा डायरेक्ट ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कह रहा है बहुआयामी गरीबी। तो गरीबी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। गरीबी 3 तरह की होती है। कौन सी गरीबी? तो पहले माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीब है। लेकिन बाद में ये समझा गया कि केवल रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं, व्यक्ति को शिक्षा भी तो चाहिए, उचित स्वास्थ्य भी तो चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए। तो इसलिए
जो बेसिक नीड है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया, और जब इसको शामिल किया गया तो एक इंडेक्स बना इसको मापने के लिए, जिसका नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि को शामिल किया गया। अब उससे पहले दो बातें समझ लीजिए। एक है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब है मैं अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अडानी अंबानी के मुकाबले मैं गरीब हूँ, यानी कि सापेक्षिक तुलना है, सापेक्ष गरीबी की बात हो रहा है। और एक और बात सोचिए, मैं कहूँ निरपेक्ष गरीबी, तो फुटपाथ पर जो एक व्यक्ति सो रहा है उसे किसी ने खाना दे दिया, वो खा लिया, अगले समय में वो उसे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, खाएगा या नहीं खाएगा, कहाँ से खाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो क्या है, निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का शिकार है, यानी उसके जैसा कोई नहीं है। तो सापेक्ष गरीबी जिसमें दो आय वर्ग के व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहीं निरपेक्ष गरीबी में तुलना नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब ये कहा गया कि भैया नहीं, केवल ऐसे काम नहीं चलेगा, तब जाकर के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल कर लिया गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अच्छा, ये बातें आपने समझ लिया तो सही आंसर आपका जो 8वां प्रश्न है, सही आंसर इसका है बी, यानी कि बी इसका सही आंसर है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री है। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी है। अच्छा, नोडल एजेंसी के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसका संचालन कौन करता है, तो संचालन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस जो मुंबई में है उसके द्वारा किया जाता है। तकनीकी सहायता यूनाइटेड नेशन एजेंसी के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, वार्षिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार अब कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की LFPR में अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, और कह रहा है 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 90% राज्यों में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। अगला कह रहा है कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफ़ी कम हो गई है, और डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सही आंसर आपका है ए, यानी कि वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की ठीक है, LFPR में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, और एक बात सोचिए कि यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स की बात कही गई है। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण बात जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2023-24 के बारे में पूछा गया है, तो आपसे ये आंकड़ा आगे भी पूछा जा सकता है, तो इंडेक्स देख करके जाएं। इंडेक्स से संबंधित जो प्रश्न आगे चल करके इंडेक्स से संबंधित सारे इंडेक्स को जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है एक ही क्लास में मैं कराऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आप क्लास में बने हुए हैं तो वो मैं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देश के सकल मूल्यवर्धन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़ करके यहाँ पर दिया गया है, बढ़ करके 2022-23 में हो गई है। तो आपसे यहाँ पर दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स 30.3% और 35.6%। तो ये वाला डिजिट यहाँ पर आएगा, ये वाला डिजिट यहाँ पर आएगा। अब इसी के हिसाब से देखिए 27.3% और 30.1% सही आंसर है इसका। चूँकि डिजिट्स की बात है तो 27.3 और 30.1% यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित हैं।
ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 27% आप देखेंगे तो 27% बिल्कुल सही है। 87% माफ़ कीजिए, सीमेंट उद्योग राजस्थान, और राजस्थान में क्यों केंद्रित है यही आप समझेंगे तो बाकी सारी चीज़ें और स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित हैं। और देखिए, भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, यहाँ पर दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक आपसे कहा गया है, तो कथन 2 के बारे में सोचिए। भारत दुनिया में सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया कि दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा है। अच्छा, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों तथा निर्माण को समर्थन देने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो आप जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये यहाँ तक तो सही है। देखिए, इसका हाफ स्टेटमेंट यानी कि आधा हिस्सा, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों तथा निर्माण को, कच्चे माल के स्रोतों, और यहाँ से छोड़ दीजिए, निर्माण को समर्थन देने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ से देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बाकी इसका आधा स्टेटमेंट सही है। अब इसका बंदरगाहों से क्या मतलब है? हम निर्यात की बात कर सकते हैं, लेकिन बंदरगाहों से क्या मतलब है? कच्चे माल की बात कर रहा है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि भारत में जो कच्चे माल के स्रोत की बात कही गई है सीमेंट के लिए, तो बताइए इसके लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए चूना पत्थर की बात है, और चूना पत्थर की बात है तो स्वाभाविक सी बात है, सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर है। तो जहाँ पर चूना पत्थर पाया जाएगा वहीं पर इसके उद्योगों की स्थापना होगी, यूनिट की स्थापना होगी। बंदरगाह के पास नहीं होगा। अब कच्चा माल कहाँ पर है, यानी कि चूना पत्थर कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ कहेंगे, जो राजस्थान में है। इसके साथ साथ सतना एमपी में है, और फिर एक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सभी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे अधिक सीमेंट उद्योग स्थित हैं। तो 87% इस हिसाब से देखेंगे तो ये गलत है, ये गलत है। आपका सही आंसर है ए, यानी कि एक, यानी कि ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी और इंडेक्स को एक साथ एक क्लास में कराऊंगा। उससे संबंधित जो अपडेट है उन सभी को एक क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।